आज का क्लास हमारा एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का मैथ है, जो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2, तो उसी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो अगर जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें से देख लीजिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन है HCF है हमारा 306 और 657 का 9 और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम है 306 और 657 का एलसीएम निकालना है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से इसके पहले वाला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू एलसीएम, तो वो फार्मूला ही इसमें यूज करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू HCF। इसी फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारा 306 और 657 है, 306 और मल्टीप्लाई 657, और इसका एलसीएम तो हम लोग को निकालना है, इसको एलसीएम ही रखते हैं। और HCF हम लोग का 9 दिया हुआ है, गिवन है, ये दिया हुआ है। तो 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल ये एलसीएम निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, काटते हैं, तो यही हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो 9 से इसको हम लोग काटते हैं, इसको 9 3 27, जो 3 बचा इसमें, तो 3 से इसमें 36 हो गया, 9 चौके 36, 34 बार में 34 आया। ये 9 से इसको डिवाइड करने पर 34 आया, 9 तिया 27, 3 जो शेष बचा इसमें, तो 36 हो गया, तो 9 चौके 36। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 34 को 657 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग रफ में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26। फिर 3 से गुना करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, और 3 6 18 1 19, तो 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 और 1 और 1 2, इतना आया। तो ये हमारा आंसर हो गया 21,338। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन बनाते समय आप लोग किताब लेकर बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट पढ़ के बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन था कि 6n जो है अंक 0 पर समाप्त होती है। मतलब n एक प्राकृत संख्या मतलब कोई भी जो संख्या है 1 से जो शुरू होती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी संख्या है 1 से लेकर अनंत तक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या अगर n के जगह पर हम लोग पुट करते हैं तो वो 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है, वो जांच करना है। तो 6n अंक 0 मतलब 0 पर समाप्त होती है, ऐसा जांच करना है। तो चेक करेंगे हम लोग। n बराबर प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 डॉट, इस तरह से जो भी संख्या 1 से जो
अनंत तक संख्याएं आएगी वो सभी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर इसमें n के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 6 पे पावर 1 मीन्स 6 होगा। 6 पे पावर 2 अगर पुट करते हैं n के जगह पर तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। यहाँ n के जगह पर जो पुट किया जाएगा 6 पावर n जो क्वेश्चन था, तो इस तरह से 6 का अगर क्यूब निकालते हैं मतलब n के जगह पर अगर 3 पुट करते हैं तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 गुने 6 गुने 6 216 होगा। 6 गुने 6 36 और 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो ये 216 आएगा। इस तरह से हम लोग रफ कर सकते हैं। अगर 6 पावर 4 निकालना है तो इसको 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 4 बार लिखेंगे। तो इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इस तरह से इकाई के जगह पर हम लोग का जीरो नहीं आता है। तो हम लोग का जांच इस तरह से क्लियर हो जाता है कि अतः 6 पर पावर n में इकाई अंक शून्य नहीं आता है। इकाई अंक इसमें शून्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि 6 पर पावर अगर n लेते हैं 1 तो ये 6 होगा। 6 का स्क्वायर अगर लेते हैं मतलब 6 पर पावर n के जगह पर अगर 2 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 पर पावर अगर n के जगह पर 3 लेते हैं तो 6 का क्यूब मतलब 6 गुने 6 गुने 6 216 आएगा। इस तरह से अगर आगे भी पुट करते हैं तो इस तरह से इकाई अंक जो है मतलब शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक ये नंबर है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दो संख्याएं दिए हुए हैं। और क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये चेक करना है। इसमें भी जांच एक तरह से करके दिखाना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इसको। तो इसमें 13 हमारा दोनों जगह ये है जो कॉमन ले लेते हैं, इसको 13 कॉमन आ जाएगा। तो बचा 7 इंटू 11 प्लस इसमें से कुछ नहीं निकलेगा मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो सिर्फ 1 है। तो 13 कॉमन अगर लेते हैं तो हम लोग का सिर्फ यहाँ 1 बचता है। तो 13 इंटू ये 11 7 जा 77 हो गया 77 प्लस 1 तो 13 गुने 77 और 1 78 78 आया। तो ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या इसे बोलते हैं, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब इसका 2 फैक्टर है 13 गुने 78 या 78 का भी और फैक्टर तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो किसी संख्या से कटता है या विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला ये संख्या का सॉल्यूशन किया गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद ये नंबर हमारा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें हम लोग 5 यहाँ और यहाँ है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 5 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा हम लोग का 7 इंटू 6 इंटू 4 5 तो यहाँ कॉमन आ गया इंटू 3 इंटू 2 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा। और यहाँ 5 1 जा 5 कॉमन 5 यहाँ अगर लेते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ हो गया 5 इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42 42 को 4 से गुना करेंगे। 42 को 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 168। उसको फिर 3 से गुना करेंगे फिर 6 से या 3 दूनी 6 से ही गुना कर सकते हैं। तो 8 6 48 का 8 हासिल 4 6 6 36 और 4 हो गया 40 फिर हासिल 4 6 का 6 और 4 10
तो 1008 हो गया और +1 है, यहाँ भी हो गया 5 इंटू 1008 में एक अगर जोड़ते हैं 1008 में 1 अगर ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो 1009 आ जाएगा। तो ये संख्या भी हमारा भाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि 5 इंटू इतना मतलब इसका 2 फैक्टर हो गया, तो ये संख्या भी हमारा भाज्य संख्या कहलाती है, ये भी हमारा भाज्य संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसका भी जांच करना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए कि ये इस तरह से हमारा जो फैक्टर लास्ट में बचता है दो गुणनखंड के रूप में अगर आ रहा है तो ये हमारा भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनियों को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग इसमें 12 और 18 मिनट जो दिया हुआ है इसको हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किए थे, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 12 मिनट और 18 मिनट था, तो 12 और 18 का भाग विधि से या फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से किसी मेथड से हम लोग इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 12 और 18 का हम लोग फैक्टर तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 आया, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, 36 मिनट ये हमारा आंसर हो गया। ये 12 मिनट और 18 मिनट जो क्वेश्चन था इसका दोनों अगर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों पुनः ये 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।